हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ा। आज हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूशन से शुरू करेंगे और ब्लड ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूशन क्या है? जब किसी कारणवश शरीर से अगर ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाए तो ऐसे में ब्लड को एक्सटर्नली बाहर से शरीर के अंदर उसे इंजेक्ट करना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूशन करते हैं। ड्यू टू सर्जिकल ऑपरेशन और एनी टाइप ऑफ इंजुरी, इफ blood is lost in excessive amount, then to maintain the normal level of blood in the human body, the blood has to be injected into the body of the patients. This process is blood transfusion. ब्लड जब भी ट्रांसफ्यूशन किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पेशेंट के बॉडी में जो ब्लड है उसी तरह का ब्लड उसमें जाए। इसीलिए यहाँ पर ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम लोग को समझना चाहिए कि ब्लड ग्रुप क्या है। ब्लड ह्यूमन बींग्स में रेड कलर के होते हैं जो प्राइमरीली आरबीसी के वजह से रेड होते हैं, लेकिन सारे रेड ब्लड सेल्स के वजह से जो ब्लड आपके मनुष्य में पाया जाता है वो एक जैसे नहीं होते। ब्लड में जो आरबीसी होता है उस आरबीसी के सरफेस पर एक तरह का प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन को एंटीजेंस कहते हैं। ये जो कंसेप्ट था ब्लड ग्रुपिंग करने का, ये कार्ल लैंडस्टीनर ने आविष्कार किया था। उनके अनुसार आरबीसी, ह्यूमन बींग्स में जो आरबीसी पाया जाता है उसके सरफेस पे स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनका नाम है एंटीजेंस। और उन्होंने ये बताया कि ये ह्यूमन बींग्स में लगभग 2 तरह के होते हैं और उन्होंने इसका नाम रखा एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। इस तरह से ये 2 एंटीजन जो है अकॉर्डिंगली जिनके ब्लड सरफेस आरबीसी के सरफेस में जैसा एंटीजन होगा उसके आधार पर उसका ब्लड ग्रुप जो है वो निर्धारित होगा। यहीं से आविष्कार होता है एबीओ ब्लड सिस्टम। एबीओ ब्लड सिस्टम जो है उसमें ब्लड को 4 अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ए, बी, ए बी एंड ओ, इस तरह से 4 ब्लड ग्रुप्स किए गए। इन 4 ब्लड ग्रुप्स में देखा गया कि जो ब्लड ग्रुप ए है वो असल में इसलिए ए है क्योंकि आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए पाया जाता है, तो उसका नाम पड़ गया ब्लड ग्रुप ए। जिस आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन बी था उसका नाम पड़ गया ब्लड ग्रुप ए बी। और जिस आरबीसी के सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं पाया गया, दैट इज द आरबीसी वाज डिवॉइड ऑफ एनी टाइप ऑफ एंटीजन, आइदर ए और बी, तो उस ब्लड ग्रुप का नाम पड़ गया ओ। इस तरह से 4 ब्लड ग्रुप्स हम लोग को प्राप्त हुए और ये 4 ब्लड ग्रुप्स जो थे वो इस तरह से थे कि जो ब्लड ग्रुप ओ था, क्योंकि उसमें कोई एंटीजन नहीं है तो वो बाकी के तीनों टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स को ब्लड दे सकता है। यानी ब्लड ग्रुप ओ जो है वो ए, बी और ए बी तीनों को ही ब्लड दे सकता है। इसीलिए इसका नाम पड़ गया यूनिवर्सल डोनर। और क्योंकि ब्लड ग्रुप ए बी जो था उसमें दोनों तरह के एंटीजन थे, ए और बी, इसीलिए वो ओ से भी ब्लड ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है। इस तरह से ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाया, यानी ये सबसे ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, ओ सबको ब्लड दे सकता है। जबकि ए जो है वो सिर्फ ओ से ब्लड ले सकता है या फिर वो ए
ग्रुप से ही ब्लड ले सकता है, जबकि बी जो है वो ओ से ले सकता है या फिर बी से ही ब्लड ले सकता है। इस चीज को यहाँ चार्ट में समझाने की कोशिश किया गया है कि अगर कोई डोनर है जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो वो किसको ब्लड दे सकता है। अगर डोनर ए है यानी उसके एंटीजन आरबीसी में जो एंटीजन है वो ए है, तो वो दूसरे किसी ऐसे ही ब्लड ग्रुप वाले जिसका एंटीजन ए है उसको दे सकता है या फिर ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी में ए बोलकर एक एंटीजन है। इसी तरह से बी ब्लड ग्रुप वाला डोनर बी ब्लड ग्रुप को ही दे पाएगा और ए बी को दे पाएगा, क्योंकि ए बी में बी नाम का एंटीजन है। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो सिर्फ और सिर्फ ए बी को ही ब्लड दे पाएगा। अब यहां पर देखिए एंटीजन ए और बी इस दोनों में है, लेकिन वो सिर्फ ए को नहीं दे सकता, क्योंकि ए वाले ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है, बी नहीं है, लेकिन ए बी वाले में बी एंटीजन भी है। तो अगर ये ए को ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को या बी ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को अगर ए बी में से ब्लड दे दिया जाए तो ए वाले में एंटीजन ए है, बी नहीं, तो बी के वजह से इसका ब्लड ग्रुप के अंदर कोआगुलेशन हो सकता है। ठीक उसी तरह से ब्लड ग्रुप बी वाले को अगर ए बी दे देता है तो क्योंकि ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी है, ए नहीं है, तो ए बी में से ए एंटीजन इस ग्रुप में आकर ब्लड को कोआगुलेट कर सकता है ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ये डेंजरस कंडीशन हो जाएगा, इसलिए ए बी वाले सिर्फ ए बी को ही ब्लड ग्रुप वाले को पेशेंट को दे सकते हैं, जबकि ब्लड ग्रुप ओ क्योंकि इसमें एंटीजन है ही नहीं तो वो किसी भी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। तो ये एक छोटा सा चार्ट है समझाने के लिए कि ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर इसीलिए है क्योंकि वो ब्लड किसी भी ग्रुप को दे सकता है। ए बी जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, दे नहीं सकता। तो ये याद रखना है आपको। तो एबीओ सिस्टम के साथ साथ जो और एक चीज जो आपको याद रखना है वो है आपका आरएच सिस्टम। आरएच स्टैंड्स फॉर रीसस। रीसस जो है एक कॉमन मंकी है। पर्टिकुलरली ब्लड में एक और तरह का फैक्टर जो है वो डिस्कवर हुआ था और ये सबसे पहले रीसस मंकी में डिस्कवर हुआ था, इसीलिए इसका नाम आरएच फैक्टर पड़ गया। तो आरएच फैक्टर वाला जो ब्लड है वो अगर आपके शरीर में है तो आप आरएच पॉजिटिव कहलाएंगे। अगर आपके ब्लड में ये आरएच फैक्टर नहीं है तो आप आरएच नेगेटिव कहलाएंगे। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप जो अभी आप पढ़े ए बी और ओ, ये सारे ब्लड ग्रुप्स में एंटीजन के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है ब्लड ट्रांसफ्यूशन के समय कि उसका आरएच फैक्टर क्या है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसका आरएच फैक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इस तरह से ए भी ए पॉजिटिव ए नेगेटिव कहलाएगा। बी में अगर आरएच फैक्टर के वजह से हम देखें तो बी पॉजिटिव बी नेगेटिव कहलाएगा। इसी तरह से ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, इस तरह से ब्लड ग्रुप को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 ब्लड ग्रुप जो है वो आरएच फैक्टर के वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव कहलाता है। तो एबीओ सिस्टम के साथ आपको आरएच सिस्टम को भी ध्यान रखना है व्हेन यू ट्रांसफ्यूज ब्लड फ्रॉम अ पर्सन टू अ पेशेंट और एक्सटर्नली टू अ पेशेंट थ्रू ब्लड पाउचेस। थोड़ा एक प्रेगनेंसी का भी यहाँ पर एक फैक्टर दिया है कि आरएच फैक्टर में अगर देखा जाए कि अगर कोई वुमन आरएच नेगेटिव है, वो आरएच नेगेटिव है यानी उसके अंदर आरएच फैक्टर नहीं है, किसी कारणवश अगर उसके हस्बैंड आरएच पॉजिटिव है और जो चाइल्ड वो कंसीव कर रही है वो भी अगर आरएच पॉजिटिव हो, तो ऐसे में फर्स्ट जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होगी। लेकिन अब क्योंकि वो आरएच पॉजिटिव चाइल्ड को वंस वो कैरी कर चुकी है तो उसका ब्लड ग्रुप जो है वो सेंसिटिव होकर वो सेंसिटाइज हो जाएगा, संवेदनशील बन जाएगा। और सेकेंड टाइम अगर इस तरह से वो एक आरएच पॉजिटिव चाइल्ड को कंसीव करे तो ऐसे में हो सकता है कि जो फीटस है वो ना बचे। यानी आरएच नेगेटिव वुमन जो है वो फर्स्ट टाइम तो आरएच पॉजिटिव चाइल्ड को प्रॉब्लम्स भी होंगे, उसको बहुत सारे ब्लड ग्रुप बच्चे का अलग होने के वजह से उसे उल्टियाँ ज़्यादा होंगी और तरह तरह का प्रॉब्लम्स उसे फेस करना पड़ता है। लेकिन फर्स्ट टाइम चलो नॉर्मल डिलीवरी अगर हो भी जाए तो सेकंड टाइम के केस में फीटस के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और
ऐसे में उसका फीटस का डेथ भी हो सकता है, या ऐसे भी नौबत आ सकती है कि अबॉर्शन कराना पड़े, नहीं तो मदर के जो लाइफ है उसका प्रॉब्लम आ जाता है लाइफ का, और हो सकता है कि मदर के लाइफ के ऊपर रिस्क आ जाए, तो अबॉर्शन कराना जरूरी पड़ जाता है। तो ये याद रखना है आपको कि प्रेगनेंसी में भी RH फैक्टर का अपना एक रोल है। RH पॉजिटिव चाइल्ड को हम लोग RH ऐसे करके पॉजिटिव लिखते हैं +VE, और नेगेटिव हो तो RH -VE लिखते हैं। कहीं कहीं पर RH प्लस या RH माइनस करके भी इंडिकेट किया जाता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज से बना है। हार्ट जो है वो हमारे चेस्ट कैविटी में राइट साइड में सिचुएटेड है, लेकिन ट्रायंगुलर शेप होने के वजह से इसका जो नैरो एंड है वो नीचे की तरफ थोड़ा लेफ्ट साइड में टिल्टेड है, इसीलिए हम लोग इसके थ्रॉबिंग को, हार्ट के थ्रॉबिंग को लेफ्ट साइड में महसूस कर पाते हैं और हमें फेल्ट होता है कि हार्ट लेफ्ट साइड में है। हार्ट का जो हमारे शरीर में जो लेफ्ट साइड में हार्ट बीट कर रही है ऐसा महसूस होता है, ये नीचे के उसके पॉइंटेड रीजन के वजह से होता है। एडल्ट ह्यूमंस में हार्ट जो है वो आपके फिस्ट के साइज का होता है, लगभग एक, आप अपने फिस्ट को अगर क्लोज कर लें तो जो साइज आपको दिखेगा लगभग हार्ट उसी साइज का होता है, जो 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा लगभग पाया जाता है। हार्ट के चारों तरफ एक डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन है जो उसे कवर करती है, जिसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो मेम्ब्रेन है डबल लेयर वाली, उसके अंदर एक फ्लूइड है, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, जिसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड इसे फ्रिक्शन से बचाती है। जब हार्ट बीट करता है या किसी तरह का मैकेनिकल इंजरी होता है चेस्ट रीजन में, तो ऐसे कंडीशन में ये पेरिकार्डियल फ्लूइड उस मैकेनिकल इंजरी से उसे बचाती है। साथ ही साथ हार्ट बीट के फ्रिक्शन से भी हार्ट को बचाकर रखती है। हार्ट में कुल 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे। ऊपर के दोनों चेम्बर को हम लोग एट्रियम सिंगुलर में कहेंगे और इसका प्लूरल होगा एट्रिया। किसी किसी बुक्स में ऑरिकल भी कहा जाता है ऊपर के 2 चेम्बर को, और नीचे में जो 2 चेम्बर होते हैं उसे वेंट्रिकल्स कहा जाता है। ऊपर के जो 2 चेम्बर हैं एट्रिया या ऑरिकल, ये पतले वॉल्स के होते हैं, थिनर वॉल्स के होते हैं, क्योंकि इनका काम होता है ब्लड को रिसीव करना। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड ही यहाँ ऊपर के दोनों चेम्बर में रिसीव होते हैं। और नीचे का जो 2 आपका चेम्बर है वो है वेंट्रिकल्स। ये वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करके लंग्स और दूसरे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं, इसीलिए इनके वॉल्स जो है वो एट्रिया से थिक होते हैं, मोटे होते हैं। और वेंट्रिकल्स में भी देखा गया है कि पर्टिकुलरली राइट साइड का जो वेंट्रिकल है उसके वॉल्स लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल से पतले हैं, यानी लेफ्ट वाले जो वेंट्रिकल हैं उनके वॉल मस्कुलर हैं, ज़्यादा मस्कुलर हैं, और राइट साइड के जो वेंट्रिकल्स हैं उनके वॉल्स कम मस्कुलर हैं। इसका भी रीज़न है क्योंकि राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप करके सिर्फ लंग्स तक जाना रहता है, जो कि हार्ट के बहुत करीब में है, इसलिए यहाँ के मसल्स पतले हैं। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो मसल्स है वो थिक है, क्योंकि इसे ब्लड को पंप करके बॉडी के बहुत दूर तक के पार्ट तक भी इसे ब्लड को पहुंचाना रहता है, इसीलिए यहाँ के जो वेंट्रिकल्स के मसल हैं वो थिकर होते हैं। ये याद रखना है आपको कि अगेंस्ट ग्रेविटी भी ब्लड को पंप करके ऊपर हेड तक भी पहुंचाना रहता है, तो ज़्यादा मस्कुलर अगर नहीं रहेगा तो ब्लड को उतना पंप नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये पार्ट ज़्यादा मस्कुलर होता है। तो 2 चेम्बर ऊपर के आपके ऑरिकल्स या एट्रिया, नीचे के 2 चेम्बर्स वेंट्रिकल ऑरिकल्स के कंपैरिजन में थिकर है, लेकिन वेंट्रिकल में भी लेफ्ट साइड का मसल्स जो है वो ज़्यादा वेंट्रिकल के थिकर हैं, तो इसे आपको याद रखना है। अब ये याद रखना है कि ब्लड में पर्टिकुलरली जो आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है, जबकि राइट एट्रियम जो है वो डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को रिसीव करती है फ्रॉम मेजर वेन्स सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। तो जब सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड इन वेन्स के थ्रू से होते हुए ये 2 मेजर
वेन्स यानी सुपीरियर इन वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा तक पहुंचता है, तब ये मेजर वेन्स ब्लड को आपको राइट एट्रियम में पोर कर देते हैं। राइट एट्रियम में ब्लड जब डीऑक्सीजनेटेड आ जाता है तो वो ब्लड को अपने नीचे वाले वेंट्रिकल को वो पास करती है। बीच में इन दोनों के यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है 3 फ्लैप्स वाले ट्राइकस्पिड वल्व। ये ट्राइकस्पिड वल्व ओपन हो जाता है और ब्लड पंप होकर नीचे वेंट्रिकल में आ जाती है। इसके बाद ये फ्लैप्स जो है ट्राइकस्पिड वल्व के ये बंद हो जाते हैं। फिर वेंट्रिकल जब कोलैप्स करता है तब ये ब्लड पंप होकर पल्मोनरी आर्टरी के मदद से ये लंग्स में चला जाता है, एक इस लंग्स में और इधर से ये दूसरे लंग्स में। इस तरह से ये राइट लंग्स और लेफ्ट लंग में ये डिवाइड होकर पल्मोनरी आर्टरी दोनों लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को पहुंचा देती है। यहाँ याद ये रखना है कि जब वेंट्रिकल यानी आपके राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होकर पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है तो वहाँ भी वाल्व पाया जाता है। ये वाल्व जो है ये पर्टिकुलरली सेमी लूनर पल्मोनरी वल्व्स कहलाते हैं, क्योंकि इनका जो शेप होता है वो अर्ध चांद के जैसा है, इसीलिए नाम पड़ा सेमी लूनर। सेमी लूनर पल्मोनरी वल्व्स ये ओपन हो जाते हैं और पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही ब्लड यहाँ का पंप हो जाता है फिर से ये वल्व्स जो हैं ये बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका राइट साइड का पार्ट जो है हार्ट का उसका ये काम है। ठीक उसी समय जब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो पर्टिकुलरली वो 4 वेन्स हैं जो लेकर आते हैं। लेफ्ट साइड से 2 वेन्स और राइट साइड से 2 वेन्स। लेफ्ट साइड के 2 वेन्स और राइट साइड के दोनों वेन्स ये चारों मिलकर कहलाते पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो आकर ये चारों आपके लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोर करती है। ये लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पोर होता है तो ये जब रिसीव कर लेती है तब ये अपने नीचे वाले चेंबर यानी लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड को पंप करती है। जब ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है तो उसके बीच में पाया जाता है 2 फ्लैप वाले बाइकस्पिड वल्व। इसका एक और नाम है मिट्रल वल्व। ये बाइकस्पिड वल्व जो है ये ओपन हो जाती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से जो आया था ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम में, ये लेफ्ट एट्रियम ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में पोर कर देती है। जैसे ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है वापस बाइकस्पिड या मिट्रल वल्व बंद हो जाती है और फिर वेंट्रिकल जो है आपका लेफ्ट वाला वो कंस्ट्रिक्ट होता है। और ये कंस्ट्रिक्ट होता है जब तो ब्लड पंप होकर जाता है एओर्टा में। एओर्टा सबसे बड़ा मेजर आर्टरी है। जैसे सबसे बड़ा मेजर वेन आपके सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा है, वैसे सबसे बड़ा आर्टरी है आपका एओर्टा। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होकर एओर्टा में जाती है तो वहां भी पाया जाता है एक तरह का सेमी लूनर वल्व्स। ये सेमी लूनर वल्व्स क्योंकि एओर्टा की तरफ जा रही है इसीलिए इसका नाम है सेमी लूनर एओर्टिक वल्व्स। तो सेमी लूनर एओर्टिक वल्व्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ये सेमी लूनर एओर्टिक वल्व्स ओपन हो जाते हैं और ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में चला जाता है। जैसे ही ब्लड एओर्टा में पहुंचता है सेमी लूनर एओर्टिक वल्व बंद हो जाते हैं और ब्लड जो है वो एओर्टा तक पहुंच जाने के बाद ये जो अलग अलग आप यहाँ पर पाइप्स के जैसे देख रहे हैं ये सारे आर्टरीज हैं। ये सिर्फ 3 नहीं बल्कि यहाँ बहुत सारे आर्टरीज होते हैं जो ब्लड को फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक ट्रांसमिट करने के लिए ले जाते हैं और इस तरह से आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट का भी काम परफॉर्म हो जाता है। तो आप समझ पाए कि डीऑक्सीजनेटेड या वेनस ब्लड जो है वो राइट एट्रियम रिसीव करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम रिसीव करती है और एओर्टा में ब्लड पहुंचाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, जबकि पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स तक ब्लड पहुंचाता है राइट वेंट्रिकल। तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं और कैसे हुआ ये भी आपको समझना है। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो एओर्टा के थ्रू से डिफरेंट आर्टरीज से होते हुए सारे सेल्स तक पहुंच जाते हैं और ऑक्सीजन मिलने की वजह से उनके जो लाइफ एक्टिविटीज है वो परफॉर्म होता है। पर हार्ट खुद भी एक ऑर्गन है जिसे ऑक्सीजन चाहिए। हार्ट के पास इतना ब्लड आता है कि सारे ऑक्सीजन से भरे हैं लेकिन वो उस ऑक्सीजन को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर पाता। ये इस तरह से हुआ कि एक बैंक है और उस बैंक में जो कैशियर बैठा है उसके पास काफ़ी
करेंसीज आते हैं, लेकिन वो करेंसीज बैंक के होते हैं, वो उसे यूटिलाइज नहीं कर सकता अपने पर्सनल यूज़ के लिए। उसका अपना जो सैलरी होता है, अपना जो पैसा जो उसे खुद बैंक एज ए एम्प्लॉय उसे देती है, वही उसका अपना होता है। तो ठीक इसी तरह से ये हार्ट रिसीव करती है ऑक्सीडेटेड ब्लड और पूरे बॉडी में भी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस सबको दे रही है, ट्रांसपोर्ट करवा रही है थ्रू ब्लड, लेकिन खुद उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर पाती। ऐसे कंडीशन में एक तरह का आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी बोलकर। ये कोरोनरी आर्टरी जो है, ये आर्टरी यहीं से निकलकर वापस हार्ट तक आती है, और ये कोरोनरी आर्टरी जो है ये आपको ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई करती है हार्ट को, जिससे कि ये हार्ट जो है अपना लिविंग एक्टिविटी दैट इज बीटिंग परफॉर्म कर पाता है। इस फिगर में आप देखें तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि देखिए ये सब जो है ये कोरोनरी आर्टरीज हैं। ये कोरोनरी आर्टरीज भी आपके एओर्टा से ओरिजिनेट करते हैं, ये आपका कैरोटिड आर्टरी से। इस तरह से कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड। उस ऑक्सीजन को वो हार्ट खुद यूटिलाइज करता है अपने एक्टिविटीज़ के लिए, यानी हार्ट बीट के लिए। किसी कारणवश अगर कोरोनरी आर्टरी जो है वो उसके ब्लड सेल्स अगर डेड हो जाएं, या कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज आ जाए ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल या कोई भी कारणवश, तो ऐसे कंडीशन में हार्ट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो इस कंडीशन को हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं नॉर्मल कंडीशन में। यानी नॉर्मल वर्ड्स है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या है कि पर्टिकुलरली ऑक्सीजन न मिलने की वजह से हार्ट जो है पंपिंग करना धीरे धीरे करके बंद कर देता है और बंद हो जाता है, इसको हार्ट अटैक बोलते हैं। बायोलॉजिकल वर्ड जो है इसका यह है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ही हार्ट अटैक है, जो बायोलॉजिकल लैंग्वेज में है। हार्ट अटैक एक पॉपुलर लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं। सो ड्यू टू deadening of the branches of coronary artery or due to blockage in the coronary artery, it can happen that oxygen is not supplied to the heart, due to which the heart will slowly succumb to pumping, and then the heart attack may occur. हार्ट बीट, हार्ट जब पंप करती है ब्लड, तो ऐसे में हार्ट जो है वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फेज में जाती है। इसे हम लोग बीटिंग ऑफ द हार्ट कहते हैं। जो हम लोग अपने हार्ट में अगर हाथ रख कर देखें तो इस थ्रॉबिंग को महसूस कर पाते हैं। ये जो थ्रॉबिंग है हार्ट का बीटिंग कहलाता है। इसमें दो फेज होते हैं। एक फेज को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन फेज कहते हैं, सिस्टोल, और दूसरे फेज को हम लोग एक्सपेंशन फेज कहते हैं, डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल कॉन्टिन्यूअसली एक साथ होता रहता है। कैसे? तो जब आपका एट्रियाज यानी ऑरिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं एट्रियल सिस्टोल, यानी ऊपर के दो चेम्बर्स का कॉन्ट्रैक्शन फेज कहलाता है एट्रियल सिस्टोल। तो जब एट्रियल सिस्टोल होता है उस समय आपके जो नीचे के दो चेम्बर्स हैं वेंट्रिकल्स, वो रिलैक्सेशन फेज में रहते हैं, और तब कहलाता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सो व्हेन इट इज एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल्स शो डायस्टोल। ठीक इसी का उल्टा, जब वेंट्रिकल्स सिस्टोल करेंगे यानी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तब एट्रियल डायस्टोल होता है, यानी उस समय एट्रियम्स जो है वो रिलैक्स करते हैं। यानी सिंपल लैंग्वेज में ये कहा जाए कि जब ब्लड दोनों ऊपर के चेंबर में पोर होता है बाय सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा इन द राइट ऑरिकल, और जब पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ऐसे कंडीशन में आपके लेफ्ट एट्रियम जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें पोर हो रहा है और राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर हो रहा है, उस समय आपके वेंट्रिकल्स जो हैं वो पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्शन फेज में रहते हैं, सिस्टोल फेज में रहते हैं। और क्योंकि ब्लड जो एट्रियम में पोर हो रही है तो वो रिलैक्स्ड फेज में रहती है। जब ब्लड पोर हो जाता है एक बार, तब वो फिर कॉन्ट्रैक्शन फेज में आ जाती है और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को स्क्वीज करके वेंट्रिकल्स तक पहुंचाती है। और एट्रिया क्योंकि उस समय सिस्टोल फेज शो करती है, तब ब्लड
पोर होता रहता है वेंट्रिकल्स में, तो वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स्ड फेज में रहते हैं, यानी वो डायस्टॉल फेज में रहते हैं। तो इस तरह से एक जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है, और जब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पहला रिलैक्स करता है। जब भी रिलैक्सेशन होगा, याद ये रखना है कि उस समय उसमें ब्लड पोर होता है। एट्रिया जब रिलैक्स करती है तब उसमें ब्लड पोर हो रहा है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है तब उसमें ब्लड पोर हो रहा है, और जब कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है तो ब्लड जो है वो स्क्वीज आउट होता है, पंप आउट होता है। बस इतना याद रखना है। और यही पूरा साइकिल सिस्टोल और डायस्टोल का कहलाता है कार्डियक साइकिल। आपके हार्ट को अगर स्टेथोस्कोप लगाकर अगर चेस्ट कैविटी में सुना जाए तो स्टेथोस्कोप के मदद से आप दो तरह के साउंड उसमें सुन पाएंगे, लुप और डब। ये जो लुप और डब साउंड है ये पर्टिकुलरली वैल्व्स के क्लोज होने के साउंड है। पहला जो साउंड आपका लुप आता है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में जब ब्लड जा रहा है, यानी ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में जब ब्लड जा रहा है, और ऐसे कंडीशन में जब वेंट्रिकल फुल हो जाती है तब जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होता है, उस बंद होने की वजह से ये लुप साउंड सुनाई देता है। और जब आपके वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करके आपके पल्मोनरी आर्टरी और यहाँ से एओर्टा, यानी दो जो आपके वेंट्रिकल्स हैं वो जब ब्लड को पंप करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल आपका पंप करके एओर्टा और आपका राइट वेंट्रिकल पंप करके पल्मोनरी आर्टरी में जब ब्लड को पुश आउट कर देते हैं, और फिर वापस जब वाल्व जो बंद होता है, सेमी लूनर एओटिक वाल्व और सेमी लूनर पल्मोनरी वाल्व, ये दोनों वाल्व्स जब बंद होते हैं तो उस समय आवाज होती है डुब। तो ये लुब और डुब जो है ये दो अलग अलग तरह के वाल्व्स के क्लोज होने के वजह से ये सुनाई देता है। हार्ट रेट जो है वो आप देखेंगे कि इसका एक चार्ट यहाँ दिया है कि वेल जो फिश है उसका हार्ट रेट है 15 बीट्स पर मिनट, जबकि एलिफेंट 25 बीट्स पर मिनट, घोड़े में 40 बीट्स पर मिनट, एक एडल्ट मेल में 64 टू 72 बीट्स पर मिनट, एडल्ट वुमेन में 72 टू 80 बीट्स पर मिनट, बिल्ली में 120 बीट्स पर मिनट, एक न्यू बॉर्न बेबी 140 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट शो करता है। वही जगह चूहे में 250 बीट्स पर मिनट, और छोटे से स्पैरो जो है एक पक्षी, उसमें 800 से 900 बीट्स पर मिनट होता है। तो इससे ये आप समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे साइज छोटा होता जाए आपका हार्ट रेट जो है बीटिंग करने का वो बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे बॉडी साइज छोटे होते जाते हैं, बॉडी में जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो कम होता है। तो फ्लो ऑफ ब्लड कम होने की वजह से बॉडी हीट जो है वो पूरे बॉडी को सर्कुलेट कर पाना, पूरे बॉडी हीट को मेंटेन कर पाना, क्योंकि ब्लड का एक फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन भी है जो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको। तो हीट को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, उसे रेगुलेट करना, ये भी ब्लड का एक फंक्शन है। तो जितना ज़्यादा छोटा बॉडी होगा वो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज करता चला जाएगा। इसलिए जो हीटिंग प्रोसेस, जो बॉडी हीट है वो चारों पूरे बॉडी में ठीक से सर्कुलेट हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके, इसके लिए ब्लड वेसल्स ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ब्लड को हार्ट से कैरी करेगी, जिसके वजह से हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बीट करना पड़ेगा और ब्लड को पंप करके ब्लड वेसल्स तक पहुंचाना पड़ेगा। तो ड्यू टू मोर अमाउंट ऑफ heat which is required to circulate in the body, more amount of blood is pumped by the heart. That's why heart beat जो है वो छोटे जो जानवर हैं उसमें ज़्यादा देखा जाता है in comparison to bigger animals. यहाँ तक रहेगा आज। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पेस मेकर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।